सीजन 2 एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सलाहुद्दीन बालियान और पादरी आंद्रे के साथ मिलकर मुसलमानों से छीना गया सोना फिर से वापस हासिल करने के लिए बाकरास किले में पहुंच जाते हैं। एन उसी वक्त पर जंगी सिपाही भी बाकरास किले पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। बालियान ये समझता है कि शायद सलाहुद्दीन अयूबी और उसके साथियों ने मिलकर हमें धोखा दिया, लेकिन सलाहुद्दीन उसे समझा रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, यहाँ तक कि जंगी हमला करेंगे इसके बारे में मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। किले के बाहर यारूकी सरदार का कहना होता है कि मैं अपने लश्कर की एक टुकड़ी आगे भेजूंगा, सब मामला ठीक रहे तो दूसरा लश्कर हमला करेगा। शहजादा मौदूद भी वहां पर मौजूद होते हैं और वो यारूकी सरदार के उठाए जाने वाले हर कदम के बारे में गौर फिक्र कर रहे होते हैं कि यारूकी कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा और सुल्तान ने यारूकी सरदार पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं की। यारूकी सरदार का कहना होता है कि मैंने किले पर हमला करने के लिए पहले सारी मालूमात इकट्ठी की हैं और मेरे नज़दीक कोई गलती का इम्कान ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकरास किले का गवर्नर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो पादरी आंद्रे से कहता है, आपकी जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है, तो आप शमसा खातून को ढूंढें और उन्हें किसी महफूज जगह पर छुपा दें। और फिर पादरी आंद्रे ऐसा ही करता है, वो शमसा खातून से मुलाकात करता है क्योंकि चारों तरफ ये आवाजें आ रही होती हैं कि जंगी अपना लश्कर लेकर बाकरास किले को फतह करने के लिए पहुंच गए। पादरी आंद्रे को भी गलत फहमी हो जाती है कि हमने सलाहुद्दीन पर भरोसा किया और उसने हमें धोखा दिया, और वो शमसा खातून को भी यही समझा रहा होता है, लेकिन शमसा खातून का कहना होता है मैं आप पर भी भरोसा नहीं कर सकती, आप तो एक पादरी बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन असल में आप एक किले के गवर्नर निकले, लॉर्ड गयोम। सलाहुद्दीन और उसके साथी भी शमसा खातून को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, यहाँ तक कि सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं मुझ पर भरोसा रखो, हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे, फिलहाल हमें शमसा खातून को ढूंढना है। दूसरी तरफ शमसा खातून भी सलाहुद्दीन को ढूंढ रही होती हैं। अचानक सलाहुद्दीन उनका हाथ पकड़कर खुफिया रास्ते से बाहर की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सहन में पहुंचते हैं तो उनका मुकाबला सलीबी सिपाहियों से होना शुरू हो जाता है और वो अपने रास्ते में आने वाले तमाम सलीबी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक यारूकी सरदार के कुछ साथी किले का एक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं और वो सलाहुद्दीन को लड़ता हुआ देखकर एकदम से दंग रह जाते हैं कि हम तो बाकरास किले पर हमला करने के लिए आए थे। अचानक सलाहुद्दीन हमले के दौरान इस किले के अंदर क्या कर रहा है। आखिरकार यारूकी का साथी उसे बताता है कि हम किले को फतह कर लेते, आगे बढ़ जाते, लेकिन अचानक से हमें एक मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि किले के अंदर अमीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ मौजूद थे। अगर सलीबियों को गलती से भी मालूम हो गया कि सलाहुद्दीन किले के अंदर मौजूद हैं, तो वो सलाहुद्दीन और उनके साथियों को बंदी बना लेंगे और यूं हमारी फतह हार में तब्दील हो जाएगी। एक तरफ सलाहुद्दीन अपने साथियों को लेकर किले से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ लॉर्ड गाय अपने खास सिपाहियों के साथ, जिन्हें हम नाइट्स भी बोलते हैं, सही वक्त पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और वो जंगियों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर जंगियों का मंसूबा नाकाम हो जाता है। देखते ही देखते अमीर सलाहुद्दीन भी शहजादे मौदूद से मुलाकात करते हैं और उन्हें सारी कहानी सुनाते हैं। और फिर जैसे ही उनकी मुलाकात यारूकी सरदार से होती है तो वो सलाहुद्दीन पर इसका सारा इल्ज़ाम डाल रहा होता है, तुम्हारे किले के अंदर मौजूद होने की वजह से हमें अपना हमला रोकना पड़ा। सलाहुद्दीन उन्हें बताते हैं कि मैं यहाँ पर गरीबों का माल वापस हासिल करने के लिए आया था और जिन सलीबियों को तुम काफिर बोल रहे हो, असल में ये मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं। सलाहुद्दीन की बातें सुनने के बाद बालियान को भी यकीन आ जाता है कि सलाहुद्दीन ने उसे धोखा नहीं दिया, वो सच बोल रहा था कि वो भी जंगियों के हमले के बारे में नहीं जानता था। यारूकी सरदार तमाम बातें सुनने के बाद कहता है, अब इसका जवाब तुम खुद सुल्तान को दोगे कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हमारी फतह हार में बदल गई। दूसरी तरफ लॉर्ड गाय को बाकरास किले का गवर्नर बता रहा होता है कि जैसे ही पादरी आंद्रे अपने कुछ मेहमानों के साथ हमारे किले में आए तो ऐन उसी वक्त जंगियों ने हम पर हमला कर दिया और अब इनके मेहमान कहीं नजर नहीं आ रहे। और इसी दौरान एक सिपाही आकर उन्हें बताता है कि हमारा माल लूट लिया गया है, तिजोरियां खाली कर दी गई हैं। सिपाही की ये बात सुनते ही लॉर्ड गाय समझ जाते हैं कि असल में यहाँ पर हुआ क्या है। पादरी आंद्रे ने मिलकर अपने कुछ साथियों के साथ अपने दीनी भाइयों का सोना लूट लिया और अब उनके मेहमान यहाँ से भाग गए हैं। मतलब कि लॉर्ड गयोम ने अपनी ताकत और पहचान का नाजायज फायदा उठाते हुए अपना सोना हमारे दुश्मनों के हवाले कर दिया। ये तो एक गद्दारी है। एक तरफ शहजादा मौदूद सलाहुद्दीन से कहता है, सबसे पहले जाओ और सुल्तान से मुलाकात करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नीयत साफ थी और तुम मुसलमानों को उनका खोया हुआ हक दिलवाने के लिए वापस आए थे, लेकिन अब तुम गलत फहमी का शिकार हो गए हो और मेरी दुआ है कि तुम्हारी इस मुश्किल से जल्द ही जान छूट जाए। जबकि दूसरी तरफ पादरी आंद्रे को सवालात का निशाना बनाया जा रहा होता है और पादरी आंद्रे का कहना होता है, मैं अपने से बराबर ताकत रखने वाले इंसानों को कोई जवाब नहीं दूंगा, अगर मुझे किसी को जवाब देना है तो शहनशाह इमारलिक को दूंगा। लॉर्ड गाय सुनकर कहते हैं, तो फिर ठीक है, आप मेरे साथ यरूशलेम चलेंगे और बाकरास किले का गवर्नर
अपने ओहदे से हटाया जाता है और इसे जंदान में डाला जाता है। वो माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लॉर्ड गाय का कहना होता है कि बाकरास जैसे किले की तुम हिफाजत नहीं कर सके, और यहाँ जो हाजियों का सामान रखा जाता है और यहाँ पर जो सोना जमा किया जाता है, मतलब कि तुमने हमारे माशी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया है और इसका खमियाजा भुगतने के लिए तुम्हें जंदान में डाला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्र में शाहवीर जौहर को समझा रहा होता है कि हम सलाहुद्दीन का पीछा नहीं करेंगे, सोना हासिल नहीं करेंगे। सलाहुद्दीन ये सारा सोना लेकर यहाँ खुद चलकर आएगा, लोगों में तकसीम करेगा। जिन लोगों को सोना नहीं मिलेगा वो जंगियों के खिलाफ हो जाएंगे और इस तरह हमारी जंगियों से जान छूट जाएंगी। याद रखना, इन बातों का जिक्र मेरे बेटे कामिल के सामने गलती से भी ना करना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन को प्यास लग रही होती है। वो पानी पीने के लिए कुएं के पास चले जाते हैं तो बालियान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सलाहुद्दीन से माफ़ी मांगता है कि अपने इस दोस्त को माफ़ कर दो, मेरा भाई मर गया, मैं गमगीन था, मेरे जहन में पहले ही उल्टी सीधी बातें चल रही थी तो मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो। और वैसे भी अब मैं पेरिस जा रहा हूँ तो मुझे यूनुस के तौर पर याद रखना, बालियान के तौर पर नहीं। सलाहुद्दीन उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारा सफ़र आसान हो। और फिर जैसे ही सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ मिस्र की तरफ वापस जा रहे होते हैं तो शमसा खातून का घोड़ा जख्मी हो जाता है तो वो सलाहुद्दीन से मदद मांग रही होती हैं। तो सलाहुद्दीन शमसा खातून से कहते हैं मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे जहन में तो ये था कि आप एक तुर्क खातून हैं और तुर्क खातून की घोड़े के बारे में मालूमात बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ तक कि वो बाज़ औक़ात मर्दों से भी बेहतर घुड़सवार होती हैं। शमसा खातून ये बातें सुनकर मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं उम्मीद है कि जल्द ही मैं भी तुर्क खवातीन की तरह घुड़सवारी सीख जाऊंगी। दोस्तों, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कारातिगन मुसव्विर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने सलाहुद्दीन की तस्वीर अच्छी बना ली और तुमने मेरी सारी बेकार तस्वीरें बनाई हैं। कारातिगन उसका इतना दिमाग ख़राब करता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहता है आइंदा के बाद मैं किसी की तस्वीर ही नहीं बनाऊंगा। मैंने बड़े बड़े लोगों के लिए तस्वीरें बनाई हैं, सबको पसंद आई हैं, लेकिन आप तस्वीर बनवाते हुए अपनी मनमानी करते हैं कि मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मेरी आंखें ऐसी वैसी होनी चाहिए, तो फिर मैं सही तस्वीर कैसे बना सकता हूँ। कारातिगन का कहना होता है कि इस तस्वीर में मेरा गुस्सा, मेरी ताकत नजर नहीं आ रही, लेकिन अब तुम खुद गुस्सा कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरी तकलीफ को समझ सकते हो और मुझे यकीन है कि तुम अच्छी तस्वीर ही बनाओगे। अभी कारातिगन उस मुसव्विर का दिमाग खराब कर रहा होता है। ये बहुत ही फनी सिचुएशन होती है। अचानक वहां पर उर्फाली पहुंच जाता है और वो कारातिगन से कहता है खुदा के वास्ते इस मुसव्विर की जान छोड़ दो। कारातिगन का कहना होता है कि सलाहुद्दीन कहाँ है। उर्फाली जवाबन कहता है कि वो खलील और लतीफ़ के साथ किसी काम से मिस्र से बाहर गया है। एक तरफ सलाहुद्दीन शमसा खातून से बात कर रहे होते हैं और बातों बातों में शमसा खातून सलाहुद्दीन को अपने शहर में आने की दावत देती हैं। सलाहुद्दीन का कहना होता है कि मैं कुछ मामलात को निपटा लूं, फिर आपके शहर में अगर किस्मत ले गई तो ज़रूर आऊँगा। जबकि दूसरी तरफ यारुकी और शहजादा मौदूद सुल्तान के पास पहुंच जाते हैं और वो सुल्तान को बताते हैं कि हमारी फतह में रुकावट सलाहुद्दीन बन गया। सुल्तान ये सुनकर कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या यह मजाक का वक्त है। और फिर सुल्तान के पूछने पर सरदार यारुकी उन्हें सारा किस्सा सुना रहा होता है कि किस तरह हम बाकरास पर हमला करने के लिए गए और बाकरास के किले के अंदर सलाहुद्दीन पहले ही से मौजूद था। जबकि दूसरी तरफ लॉर्ड गाय के साथ पादरी एंद्रे यानी कि लॉर्ड गयोम कुछ पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। लॉर्ड गयोम को देखकर उनकी बीवी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि मेरे शौहर मुझसे बात नहीं कर रहे और वो मेरे बाबा जान से कुछ जरूरी बात करने के लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कोई परेशानी की बात है। और फिर जैसे शहनशाह मार्लिक लॉर्ड गयोम से सारी कहानी सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि चाहे तुम्हारी नीयत साफ थी और तुम लॉर्ड हॉक की नसीहत के मुताबिक मुसलमानों का सोना उन्हें वापस देना चाहते थे, लेकिन है तो ये गद्दारी, लिहाजा तुम्हें जंदान में रखा जाएगा। तुमने मेरे दामाद होने का भी कुछ ख्याल ना किया। हमारे दुश्मन ये सुनेंगे तो हमारा मजाक उड़ाएंगे और तुमने कुछ का माल दुश्मनों के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन पर सारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा होता है और यारुकी का कहना होता है अगर अमीर सलाहुद्दीन बाकरास के किले में मौजूद ना होते तो फतह हमारी थी। वजीर अस्फहानी ये सुनकर कहते हैं ऐसी बात नहीं है सुल्तान, बात दरअसल ये है कि यारुकी साहब सलाहुद्दीन की मुखालफत करने में इतना आगे बढ़ गए कि आधी बात बता रहे हैं। यारुकी साहब ने आपसे कहा था कि उनके मनसूबाबंदी में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके जासूसों के होते हुए भी लॉर्ड गाय अपना फौजी दस्ता लेकर बाकरास किले की हिफाजत करने के लिए पहुंच गए। यारुकी साहब इतनी बड़ी नादानी कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर शहजादा मौदूद और यारुकी खामोश हो जाते हैं। आखिरकार सुल्तान गुस्से में आ जाते और कहते हैं गलती किसी की भी हो, बाकरास का किला हमारे हाथ से निकल गया। अमीर सलाहुद्दीन को पैगाम पहुंचाओ कि वो जल्द से जल्द मुझसे मुलाकात करे। दोस्तों, एक तरफ सलाहुद्दीन जैसे ही मिस्र में वापस पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके चाचा जान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से
अब तुम्हें सुल्तान को जवाबदेह होना पड़ेगा। सलाहुद्दीन ये सुनकर कहते हैं, फिलहाल मैं अमानतों को वापस लौटा दूं, उसके बाद मैं सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काजी फाजिल शाहवीर के सामने हाजिर हो जाते हैं। उनके हाथ में एक कागज होता है जिस पर उन ताजिर लोगों के नाम लिखे होते हैं जो भारी टैक्स अदा नहीं कर सकते, लिहाजा वो अपनी शिकायत काजी फाजिल के जरिए शाहवीर तक पहुंचा रहे होते हैं। काजी फाजिल का कहना होता है कि हमारी मईशत का दारो मदार ताजरों पर ही होता है और अगर हम उनके साथ जुल्म ज्यादती करेंगे तो हमारी मईशत तबाह हो जाएगी। शाहवीर इस सूरत हाल का सारा इल्ज़ाम काजी फाजिल पर डालते हुए कहता है, तो और मैं क्या कर सकता हूँ? सलाहुद्दीन ने सारा सोना गरीबों में तकसीम कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से किया हुआ वादा पूरा करने का वक्त भी आ चुका है। मैं उन्हें अब सोना कहाँ से दूंगा? मैं नहीं चाहता कि मेरा तख्त मेरे हाथ से छिन जाए, लिहाजा मुझे ना चाहते हुए भी ताजरों पर भारी टैक्स डालना होगा। काजी फाजिल ये सुनकर गुस्से में आ जाते और कहते हैं, आप मुझसे मशवरा कर सकते थे, हम सुल्तान से थोड़ा और वक्त मांग लेते। अभी ये बातचीत चल रही होती है, अचानक वहां पर एक सिपाही आता है और कहता है, हमारी फौज का पुराना कमांडर ताजिरों के साथ मिलकर कुछ शिकायत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। जैसे ही इजाजत मिल जाती है तो वो गुस्से में आग बगोला होते हुए शाहवीर से बदतमीजी के अंदाज में कहता है, एक तो पहले तुमने जंगियों को हमारे सर पर बिठा दिया है, उसके बाद सलाहुद्दीन सारा सोना जो कि मिस्र के खजाने में से लिया गया था वो इबिलियन के इलाके से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों में तकसीम किया जा रहा है। जंगे लड़े हम, मेहनत मजदूरियां हम करें और सारा माल मुहाजिरीन को मिल जाए, ये कैसा इंसाफ है? तुम तो जंगियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हो। ये सुनकर शाहवीर गुस्से में आ जाता है और उनको डरा धमकाकर वहां से भगा देता है, लेकिन फौज के सिपा सलार का कहना होता है, हम खामोश नहीं बैठेंगे। सिपा सलार के जाते ही शाहवीर काजी फाजिल पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम्हारी बात मानकर मैंने बुरा हाल कर दिया है। तख्त तो मुझे वापस मिला है, लेकिन इस तख्त का क्या फायदा जब मुझे अपने ही महल में बैठकर जंगियों की बात ही माननी है। तुम ही जंगियों को यहाँ पर लेकर आए थे, तुम उनके चहीते हो। जाओ अब ये शिकायत का रजिस्टर्ड जंगियों के पास ले जाओ, वही तुम्हारी मदद करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन और शमसा खातून शायरी की महफिल में बैठे हुए नजर आते हैं और करकोक के इलाके से आया हुआ मशहूर शायर अपने अशार तमाम लोगों को सुनाकर दाद मौसूल कर रहा होता है। तमाम लोग इस महफिल को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। अचानक एक अजनबी शख्स जो कि अपने चेहरे पर नाकाब लगाए दूर से तीर चलाकर उस शायर को मार देता है। वो तीर सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। जैसे ही सलाहुद्दीन उसके लाश का मुआयना करते हैं कि कहीं ये जिंदा तो नहीं, अचानक उनकी नज़र तीर पर पड़ती है और तीर के साथ एक खत को लपेटा गया होता है और उसमें यह लिखा गया होता है कि ना हमें जंगियों की पगड़ी चाहिए और ना ही सलीबियों के जूते, मतलब कि मिस्र के इलाके पर हमें मिस्रियों के अलावा किसी और की हुकूमत नहीं चाहिए। दोस्तों, एक तरफ सलाहुद्दीन अपने साथियों को कहते हैं कि अब चौकन्ने हो जाओ, हालात खराब होने वाले हैं। कोई एक ऐसा इंसान आ चुका है जो मिस्र में रहने वाले सलीबियों और मुसलमानों के दरमियान इंतशार फैलाना चाहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस्र का सिपा सालार चचा सईद के पास पहुंच जाता है जो कि लतीफ़ के वालिद साहब होते हैं और लतीफ़ के साथ मिलकर सलाहुद्दीन की क़यादत में एबिलियन के इलाके से आए हुए मुहाजिरीन मुसलमानों में सोना तकसीम कर रहे होते हैं और मिस्र के लोगों का कहना होता है कि यह मिस्र का खजाना है जो कि मुहाजिरीन पर लुटाया जा रहा है। आखिरकार चचा सईद और मिस्री फौज का पुराना सिपा सालार एक दूसरे के गिरहवान पकड़कर उन्हें घसीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये सोना हमारा है, इस पर हमारा हक है। आखिरकार चचा सईद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं ताजिर जमशेद से बात करूंगा, कोई भी फजूल आदमी उठकर मेरे गिरहवान पर हाथ नहीं डाल सकता। दोस्तों, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बालियान एक कारवां सराय में खाना खा रहा होता है। उसी दौरान कुछ सलीबी सिपाही जो कि रिनॉल्ड के दस्ते के सिपाही होते हैं, और रिनॉल्ड शाह तिलियोन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो बेरहम और घमंडी इंसान होता है, तो उसकी फौज में काम करने वाला एक एक सिपाही बहुत बेरहम और बदतमीज होता है। तो वो एबिलियन खानदान के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं, जिसे सुनकर बालियान को बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो समझ जाता है कि उसके भाई ने ठीक कहा था, अगर मैंने एबिलियन का तख्त नहीं संभाला तो शहनशाह मार्लिक रिनॉल्ड जैसे वहशी इंसान को उस किले का गवर्नर बना देंगे, और इस तरह एबिलियन खानदान की हक तलफी के साथ साथ उस इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी आजाब बन जाएगी, चाहे वो सलीबी हो या फिर मुसलमान। आखिरकार बालियान से रहा नहीं जाता क्योंकि वो उसके मुर्दा भाई की बेइज्जती कर रहे होते हैं। देखते ही देखते वो तीनों सिपाहियों को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, ये वही बालियान होता है जो कि बड़ी रहमदिली के साथ चल रहा होता है और चाहता है कि वो सियासत में ना पड़े, लेकिन ना चाहते हुए भी वो खुद को इस दलदल में फंसा बैठता है। दूसरी तरफ शाहवीर तक ये खबर पहुंच जाती है कि तमाम ताजिर मिलकर उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि मिस्र का खजाना एबिलियन से आए हुए मुसलमान मुहाजिरीन में तकसीम किया जा रहा है। इस गलत फहमी की आग लोगों में फैलना शुरू हो जाती है, तो शाहवीर अमीर शिरकू से कहते हैं
اس علاقے میں امن و سلامتی کی فضا قائم کرنے کی ذمہ داری زنگیوں نے لی تھی نا، اب آپ لوگ اپنے طریقے سے ان